नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज से हम एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे तथा आज चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। आप यहाँ देखिएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, इनको आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से भी लगातार बार बार सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो पूरे डिटेल में इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको यह चैप्टर पसंद आता हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, जिससे उनकी तैयारी इंडियन पॉलिटी की और अच्छी हो सके। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक्स फैक्ट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए डीपीएसपी से रिलेटेड। तो सबसे पहले कौन से संविधान के भाग में इनको रखा गया है तथा कौन से आर्टिकल के मध्य। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो आप याद देखिएगा, संविधान का भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 इनके मध्य जो है डीपीएसपी को रखा गया है। तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो इसे भी आप याद देखिएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तथा आयरलैंड का जो संविधान था यह 1937 में निर्मित हुआ था, जहां से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया हुआ है। वहीं अगर हम आयरलैंड के संविधान ने कहाँ से इसको लिया था, तो जो आयरलैंड का संविधान था इसके द्वारा डीपीएसपी को आप याद देखिएगा, आयरलैंड के संविधान द्वारा डीपीएसपी को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो इसे भी आप याद देखिएगा, आयरलैंड का जो संविधान था उसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्पेन के संविधान से लिया हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके साथ ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा, यानी कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन है इनके द्वारा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, ये जो डीपीएसपी हैं, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, यानी कि ये जो डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के मध्य इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका हनन होता है तो उनको लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, परंतु इनको डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अब हम 1 बाय 1 करके आर्टिकल्स को देखेंगे जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 36 की। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, तो निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई। आप देखिएगा, निर्देशक तत्वों के संबंध में तो राज्य की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 12 में हमने फंडामेंटल राइट्स में जो मैंने आपको बताया था, ठीक वही राज्य की परिभाषा में आएगी नीति निर्देशक तत्व, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो हमने राज्य की परिभाषा देखी थी, ठीक वही परिभाषा यहाँ पे भी लागू होती है डीपीएसपी के संबंध में। यानी कि राज्य की परिभाषा में हमने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट्स में केंद्र सरकार हो गई आपकी, उसके अंतर्गत आपका लोकसभा हो गया, हमारी राज्यसभा हो गई। वहीं स्टेट के अंतर्गत आपकी राज्य विधानमंडल जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। उसके बाद स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका हो गई। उसके बाद कुछ संस्थान हो गए जैसे ओएनजीसी हो गए, एलआईसी हो गए। तो ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम आर्टिकल 37 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सिएबल न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, पर फिर भी इनको देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया। यानी कि जो राज्य होंगे, जो स्टेट होंगे, अगर वे विधि बनाते हैं
तो विधि बनाते समय उनको इन डीपीएसपी के सिद्धांतों को भी फॉलो करना उनका कर्तव्य माना गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यानी कि जो राज्य होंगे वे अगर कोई नियम या कानून बना रहे हैं तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ही नागरिकों के लिए नियम और कानून को बनाएंगे, ये उनका कर्तव्य माना गया है आर्टिकल 37 के अंतर्गत। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल 38 है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को मतलब असमानता को समाप्त करता है। इसे आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल 38 है यह क्या कहता है, तो आर्टिकल 38 जो है यह कहता है अवसरों की असमानता को समाप्त करता है, यानी कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं। और जो आर्टिकल 38 क्या कहता है, इसके द्वारा जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आय की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता और सुविधाओं की असमानता के अलावा अवसरों की असमानता को भी समाप्त करता है आर्टिकल 38, यानी कि सभी व्यक्ति को जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है आर्टिकल 38। इसके अलावा आय की असमानता और अवसरों की असमानता को भी समाप्त करता है आर्टिकल 38। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल 39 के अंतर्गत जो है 5-6 अधिकार दिए गए हैं। तो जो आप एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे आर्टिकल 39A अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर है और यहाँ पे आर्टिकल 39A अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा गया तो इसका मतलब क्या होता है। तो अगर किसी भी आर्टिकल के साथ अगर कोई स्मॉल लेटर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके साथ वह जो है क्लॉज पहले से ही विद्यमान, यानी कि जब उस आर्टिकल को सम्मिलित किया गया था तो उसके अंतर्गत उस क्लॉज को भी सम्मिलित किया गया था, यानी कि उस आर्टिकल के तहत ही ये सम्मिलित था उस समय। अगर हम आर्टिकल के अंतर्गत अगर कोई कैपिटल लेटर विद्यमान है तो इसका मतलब क्या होता है कि यह जो आर्टिकल है यह संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी कि जब भी आपको कहीं कैपिटल लेटर लिखे किसी आर्टिकल के बाद तो समझिएगा आपकी उसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। किसी भी आर्टिकल के साथ अगर कैपिटल लेटर लिख जाए, अगर मान लीजिए 39A है तो इसको आप मानेंगे कि यह संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्मॉल लेटर है किसी आर्टिकल के साथ तो मान लीजिए वो उसी समय जोड़ा दिया गया था, मतलब उसी आर्टिकल के समय उसी साथ उसको भी रखा गया था। अगर किसी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस आर्टिकल को जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे जो आर्टिकल 39 है इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 39A में क्या कहा गया है, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। आप यहाँ देखिएगा जो आर्टिकल 39 का ए है, आर्टिकल 39A है, स्मॉल यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि पहले से विद्यमान है। तो इसमें आर्टिकल 39A में क्या कहा गया है, तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, यह आर्टिकल 39 में कहा गया है। तो इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद सामूहिक और समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित्व। आप यहाँ देखिएगा आर्टिकल 39B में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उनका उचित वितरण और उनका उचित स्वामित्व किया जाएगा, यह आर्टिकल 39B में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 39C क्या कहता है, धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी कि जो धन और उत्पादन के साधन है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है आर्टिकल 39D। आप याद रखिएगा जो आर्टिकल 39D है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। इसके बाद आर्टिकल 39E क्या कहता है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो यह सुनिश्चित करता है आर्टिकल 39E। इसके बाद आर्टिकल 39F क्या कहता है, बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करता है आर्टिकल 39 का F। तो आप याद देखिएगा जो आर्टिकल 39 का F है यह बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करता है, तो इसे भी आप याद देखिएगा। तो इतने सारे प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 39 में, तो इनको आपको याद रखना है। वही अगर हम आर्टिकल 39A की बात करें तो इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कैपिटल लेटर का कि इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है,
समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि जो आर्टिकल 39A है यह समान न्याय की व्यवस्था करता है और गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। इसको जो है आर्टिकल, इसको किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, इसी के तहत आर्टिकल 39A को जोड़ा गया था डीपीएसपी में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है यह आर्टिकल 40। तो इसे आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल 40 है यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ और प्राधिकार देना आर्टिकल 40 के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ विशेष दशाओं में जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी कदम उठा सकता है। यानी कि इन सभी कंडीशन में, बुढ़ापे की कंडीशन में सहायता प्रदान करना, उसके बाद बेरोजगारी की कंडीशन में सहायता प्रदान करना, बीमारी की कंडीशन में और अशक्तता की कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में जो है राज्य को प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा लोगों की मदद करने के लिए। तो आर्टिकल 41 में यह कहा गया है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है, यानी कि मैटरनिटी जो लीव होता है उसको रखा गया है आर्टिकल 42 के तहत, यानी कि काम की न्याय संगत वो हो गया। उसके बाद मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध जो है आर्टिकल 42 में कहा किया गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम आर्टिकल 43 की बात करें तो कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी यानी कि लिविंग वेज की बात करता है आर्टिकल 43, यानी कि जो कर्मकार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक लिविंग वेज दिया जाए। लिविंग वेज का मतलब क्या है? कि उनको एक मिनिमम सैलरी, मिनिमम मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। तो इसकी बात जो है आर्टिकल 43 में की गई है तथा आर्टिकल 43 के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के विकास की भी बात की गई है। तो आर्टिकल 43 को आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 43A भी इसमें है, तो इसको भी ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 43 में क्या कहा, ए में क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाने, यानी कि और उद्योगों के प्रबंध में जो है जो वर्कर्स हैं वे भाग ले सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 43A में तथा इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या? वो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि जो कर्मकार हैं उनको जो है प्रबंधन में भाग लेने का जो अधिकार है यह देता है आर्टिकल 43A। इसके बाद आर्टिकल 43B क्या कहता है? तो इसके अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देता है आर्टिकल 43B। इसके बाद आर्टिकल 44 क्या कहता है? तो आर्टिकल 44 जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल 44। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल 44। तो आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 45 क्या कहता है? तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आर्टिकल 45 के अंतर्गत रखा गया। आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल 45 है उसके अंतर्गत जो है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है आर्टिकल 45 के अंतर्गत की गई है तथा इसको जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा देता है आर्टिकल 46। तो आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल 46 है यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देता है। इसके साथ ही सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा देता है आर्टिकल 46। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 47 क्या कहता है? तो आर्टिकल 47 जो है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोगों पर
प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 47, यानी कि स्वमानव स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक नशीली दवाइयाँ हैं, मदिरा है, ड्रग है, उसके जो है उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है जो है आर्टिकल 47। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक सिस्टम के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना आर्टिकल 48 के अंतर्गत रखा गया, यानी कि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है आर्टिकल 48। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 49 क्या कहता है? तो आर्टिकल 49 आपका कहता है पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करता है आर्टिकल 48A। आप याद देखिएगा, सॉरी यहाँ पे 48A है। तो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की जो बात है यह आर्टिकल 48A के अंतर्गत की गई है तथा इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। वहीं आर्टिकल 49 की बात करें हम तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, आप याद देखिएगा जो आर्टिकल 49 है यह क्या बात करता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्मारकों को, स्थानों और वस्तुओं को सुरक्षित संरक्षण करना आर्टिकल 49 के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनको संरक्षित करने का जो अधिकार है यह दिया गया है आर्टिकल 49 के अंतर्गत, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के अधिकारों का संरक्षण करना जो है आर्टिकल 49 के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 50 क्या कहता है? जो आर्टिकल 50 है यह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। आप याद देखिएगा जो आर्टिकल 50 है यह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, यानी कि आर्टिकल जो 50 है यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। वहीं अगर हम लास्ट आर्टिकल की बात करें, जो डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित। आप याद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है आर्टिकल 51। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये सभी प्रावधान रखे गए हैं आर्टिकल 51 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने लास्ट आर्टिकल को भी कवर कर लिया है जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे डिटेल में कवर कर लिया है डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बन सकते थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।